ओके, यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फटाफट आप सभी लोग ये इंश्योर कर लें कि आपने अपना सही नाम लिख रखा हो। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन इन किया है 8177 कुछ करके उनका नाम है, वो अपने आप को फटाफट रीनेम कर लें प्लीज़। जल्दी से वो अपने आप को रीनेम कर लें। या अपना नाम मेंशन कर दें चैट बॉक्स पे। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास के साथ में। लास्ट क्लास हमने आपसे कहा था कि डेप्रिसिएशन अपना फिनिश हो चुका है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लास आपको बताएं बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास आपको एक चीज़ बता दें, हैव वन थिंग वेरी क्लियर इन माइंड। अगर आपको लगता है कि ये वो टॉपिक्स जो कि आप 11th-12th में शायद 15 दिन 20 दिन तक पढ़ते थे और उसके बाद जा कर के चीज़ें आपको क्लियर होती थी, वो आपको एक दिन में पूरा पढ़ा देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। हम एक माइंडसेट के साथ में चलते हैं कि आपके पास में थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा, तो हम आपको उन चीज़ों पे फोकस कराते हैं जो कि आपके एमसीक्यू पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो हम उस हिसाब से चलते हैं। बट क्या इतनी सी डिस्कशन के बाद आपका काम ओवर हो जाता है? नहीं, आपका काम तो अब शुरू होता है कि जिन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा उसको आप एक बार और इन डेप्थ एनालाइज करें, और अच्छे से एक बार आप पढ़ें, अपने बेसिक्स को और अच्छे से जा करके क्लियर करें, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे चीज़ें आपकी रिकैप होंगी। ठीक है, हम आपको टॉपिक्स बता देंगे कि देखो इन इन चीज़ों को पढ़ना और इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के बाद से शुरू हो जाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग जो भी फिलहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख रहे हैं, इट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ सोल प्रोप्राइटर। और आपको मालूम है कि एक सोल प्रोप्राइटर के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। इट इज़ बेसिकली वी कैन से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक और स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं विच इज़ ट्रायल बैलेंस, बट ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो आपको आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन के बारे में बताए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो आपको आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन के बारे में बताए, और साथ ही साथ इनकम या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताए। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन बताने वाला कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? दैट इज बैलेंस शीट। और इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताने वाला कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों को अभी फिलहाल इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है, और उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है। सीधे स्टार्ट करते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है। तो आपको मालूम होगा कि आप दो चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद फिर आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी स्टार्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं हम लोग मेनली? तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, और सेल्स में से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। ये किस साइड लिखते हैं हम लोग? ये क्रेडिट साइड लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या? कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हम लोग फिर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर क्रेडिट साइड में मेनली क्या क्या आ जाता है? क्रेडिट साइड में आ जाता है सेल्स, और अगर हम इसको लिख दें नेट सेल्स, तो नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और फिर क्या आता है इसके अंदर में? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में आता है परचेजेस, माइनस कर देते हैं इसमें से परचेज रिटर्न, माइनस कर देते हैं इसमें से परचेज रिटर्न। फिर माइनस कर देंगे कोई भी गुड्स जो कि प्रोप्राइटर ले गया। आपको मालूम होगा, क्या किसी को मालूम है
एवरीबडी प्लीज आंसर। आई होप कि आप एक कॉपी लेकर के बैठते होंगे साथ में, और कोई छोटी बात अगर हम डिस्कस करते हैं, कोई भी छोटी मोटी एंट्री डिस्कस करते हैं तो आप उसको देखते होंगे। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। प्लीज टेल मी द जर्नल एंट्री of goods taken by proprietor. Please answer fast. What is the journal entry for goods taken by proprietor? Okay, drawings account debit to purchases account. ठीक है, ठीक है। द एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इट इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मतलब हम लोग इसको कहाँ से घटा देते हैं, हम लोग इसको घटा देते हैं फ्रॉम परचेजेस। परचेज की वैल्यू से जितना भी गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये एंट्री एक दो बार आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट ये बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। प्लीज आंसर, इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर की एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर की एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फेयर अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू गुड्स अकाउंट, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। ओके, ये भी क्या होगा? यस, दिस विल बी लॉस बाय फायर टू परचेजेस, इट विल बी लॉस बाय फायर टू परचेजेस। ध्यान रखना, एक एक चीज आपको एकदम बढ़िया से सुननी है। आज इसके ऊपर में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए छाट के आए हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो पर्पसफुली डिस्कस कर रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स हल्का फुल्का मेंटेन करते जाएंगे। तो गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर की एंट्री आपने कहा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, एंड गुड्स लॉस बाय फायर की एंट्री आपने कहा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, मतलब ये जो भी कुछ होता है इसको हम लोग अपने परचेजेस से हटा देते हैं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा हम लोग नहीं रहने देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो चीज इसमें है, नेक्स्ट जो चीज इसमें है दैट इज, नेक्स्ट है इसके अंदर में कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स आपको मालूम होगा, कैरेज इनवर्ड्स मतलब जो सामान लाने का खर्चा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड्स है, जो कैरेज आउटवर्ड्स है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन जो आउटवर्ड्स है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में। ठीक है, तो आउटवर्ड्स कहाँ जाएगा? पीएल में, लेकिन इनवर्ड्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो दो हिस्से होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो डायरेक्टली आपके सामान को मंगाने और उसको बेचने से जुड़े हुए होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट, विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट, जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं आप इसको ऐसे समझिए कि फैक्ट्री के अंदर लगने वाले जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे फैक्ट्री के अंदर लगते हैं दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये सब कहाँ पे जाते हैं? ये सब जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन इसके बाद जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, देखो जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, मार्केटिंग और सेलिंग का खर्चा,
ये सब के सब जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में। तो आप बात समझिए, आपकी फैक्ट्री में सामान आया, आपकी फैक्ट्री में सामान आया, फैक्ट्री से निकल करके ये आपके गोडाउन में गया, और ऑफिस का खर्चा, और यहाँ से बाहर निकल करके बिकने का खर्चा। तो यहाँ तक मंगाने का खर्चा, फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग का खर्चा, और इससे बस यहीं तक का खर्चा, फैक्ट्री के अंदर तक का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का है। जैसे ही ये इससे बाहर जाएगा कैरेज आउटवर्ड्स, या गोडाउन के अंदर में जो स्टोर हो रहा है, या ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई खर्चा, या ऑफिस के बाहर हम कह सकते हैं सेलिंग का खर्चा, ये सारे के सारे खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो दो बाइफर्केशन हो जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फैक्ट्री के अंदर लगने वाले सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं। तो इसी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को मंगाने का खर्चा, क्लियरिंग चार्जेस, जब इंपोर्ट करते हैं उसकी क्लियरिंग का खर्चा, एक्साइज ड्यूटी, मोटे, ये सब एक एक पूरे आपको लिस्ट लर्न नहीं करनी है, बस आप समझ लीजिए जो डायरेक्टली गुड्स को मंगाने तक का खर्चा है, या उन गुड्स के ऊपर का डायरेक्ट खर्चा है, जैसे रॉयल्टी हम उन्हीं गुड्स के ऊपर में पे करते हैं डायरेक्टली। एक गुड हमने मंगाया, उसके ऊपर हमको रॉयल्टी पे करनी पड़ गई। तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, और इन सबको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। आपको याद नहीं करनी है पूरी की पूरी लिस्ट, आपको एक बेसिक फॉर्मेट याद दिला दें कि क्या होता था। जो आपका बेसिक फॉर्मेट होता था वो कुछ इस तरीके से होता था। आप सबसे पहले लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आप लिखते थे डेबिट साइड में टू परचेजेस, और माइनस कर देंगे इसमें परचेज रिटर्न। फिर आप लिखते थे टू जो भी आपका कैरेज इनवर्ड्स है, और कैरेज आउटवर्ड्स तो हमने बताया किसका खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड्स तो आपका पीएल का खर्चा है। और फिर इसके बाद अगर आपके कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे तो वो आप यहाँ पे लिखते थे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब करने के बाद क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते थे बाय सेल्स, माइनस कर देंगे इसमें सेल्स रिटर्न, और इसके बाद करते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता था। अब बताओ, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो किस साइड लिखते थे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो किस साइड लिखते थे, डेबिट साइड। यहां पे हम लोग लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस आता था तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, आपको आता था पहले से भी, हमने एक बार बस आपको रिकैप कराया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगर ऊपर आए तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है बाय ग्रॉस प्रॉफिट अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो, टू ग्रॉस लॉस अगर लॉस है तो, और फिर इसके बाद ये सब हम जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो लिखते हैं, जो इनडायरेक्ट इनकम्स है उनको लिखते हैं, और लास्ट में जो आता है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब बताइए, ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी? एवरीबडी प्लीज आंसर, ये जो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी? Yes, the correct entry for it is net profit debit, net profit या net profit बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या,
टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्लोजिंग एंट्री हो गई। ठीक है, ये हो गई इसकी क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसके ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स पे हम नहीं आए हैं, अभी हम बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इसके एमसीक्यू वाले टॉपिक्स पे अभी आना बाकी है, वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक सिखाएंगे। बट फिलहाल एक ओवरव्यू, बैलेंस शीट के अंदर में क्या आता है, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज के साथ साथ इसी में कैपिटल भी लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज एक साइड हो गया और दूसरे साइड में क्या हो गया आपका असेट्स। सभी लोग ये बताइए, एक जनरल सा सवाल, सभी लोग ये बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाता है, बैलेंस शीट या पीएल? और अगर बैलेंस शीट में जाता है तो असेट्स या लायबिलिटी साइड, या अगर पीएल में जाता है तो इनकम या एक्सपेंस साइड? ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। कैपिटल साइड से लेस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। अब उसके लिए टू कैश गया या टू कोई लायबिलिटी आई, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज द असेट्स इन द बैलेंस शीट। ये बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में, मतलब डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट है, जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट है, हम कह सकते हैं कि वो जाएगी इनकम में। बट कैपिटल रिसीप्ट की बात नहीं करेंगे, बिकॉज कैपिटल रिसीप्ट असेट या लायबिलिटी दोनों से अराइज कर सकता है। तो हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट, जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी? वो जाएंगी पीएल के क्रेडिट साइड में। तो ये एक बेसिक सी चर्चा थी कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में जाएंगी। वो इन क्लासिफिकेशंस के ऊपर में डिपेंड करती हैं। ये क्लासिफिकेशन अलग से भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कब किसी चीज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर या कब किसी चीज़ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आज अगेन एक ओवरव्यू के लिए भी हमने आपसे डिस्कस किया है। अब हम सीधे आपको कुछ टॉपिक्स पे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेकर के चलते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेकर के चलते हैं। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम आपको सिखाना चाहते हैं कि क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मालूम है? क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मालूम है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको फॉर्मूला मालूम है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो हम लोग कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस या माइनस, या हम कह सकते हैं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है किस चीज का? दिस इज फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम लोग शॉर्ट में COGS भी कहते हैं। तो इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम कहें कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है जो हम लोगों ने निकाला, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग एल्स बट इट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम कह सकते हैं कि इसी के थ्रू ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि अब हम लोग को बनाने होंगे। प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके पीछे लॉजिक ये होता है, ओपनिंग स्टॉक हम ऐड क्यों कर रहे हैं कॉस्ट के अंदर में, क्योंकि वो पिछले साल नहीं बिका तो मान के चल रहे हैं इस साल बिक गया तो इस साल की कॉस्ट हो गई, जो इस साल खरीदे वो भी इस साल की कॉस्ट हो गई, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो तो पहले से इस साल की कॉस्ट थी, लेकिन जो क्लोजिंग बचा रह गया वो इस साल बिका नहीं है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है, जो इस साल बिका नहीं है वो इस साल का खर्च नहीं मानना चाहिए, इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हम अपनी कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज क्या, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट, अब अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाना हो, परचेजेस का मतलब हमेशा ही नेट परचेजेस होता है, सेल्स का मतलब हमेशा ही नेट सेल्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको परचेज दिया है तो इट इज ऑब्वियसली परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स दिया है तो इसका मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट से हमको नेट प्रॉफिट पे जाना हो तो हमको क्या करना होगा, तो हम लोग कहते हैं कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दीजिए, माइनस या प्लस ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो हम लोग माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस करते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप लोग को आता है, ये फॉर्मूला तो आप लोग को आता है और सबने नोट कर लिया होगा एक बार दोबारा से। चलो ठीक है, चलो ओके, आओ देखें कितना आता है। मेरे सवाल आपके जवाब, शुरू हो जाना और बताना एक एक करके, देखें कि कितना आता है। सभी लोग ध्यान से सुने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 1,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। तो सेल्स इज इक्वल टू कितना, बताओ भाई जल्दी बताओ, ये सब तो आता है तुम लोग को। चलो ठीक है, आंसर आया 1,32,000, 1,50,000। और बताओ, सभी लोग बताओ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है। हाँ देखो, बन गए मेरे चार ऑप्शंस, बन गए मेरे चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1,32,000, ऑप्शन बी 1,50,000, ऑप्शन सी 1,44,000, ऑप्शन डी 86,000। और भी कोई नालायक है तो मैदान में आए।
कुछ नालायकों ने तो हद कर रखी है, 1,80,000 भी लिखा है। चलिए 2,70,000, शाबाश। कहाँ थे ये लोग? ठीक है, आइए देखिए, आता है सबको, तो आता है ये सब। देखो सिंपल सिंपल चीज। हाँ शाबाश। आओ देखो, समझ गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,20,000। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है एज 20% ऑफ सेल्स, और सेल्स कितना अपने को नहीं मालूम, तो सेल्स को मान लो x। सुनो ध्यान से, ये आपको आज से नहीं, आपको बचपन से दिक्कत रही है इन्हीं सब चीज़ों में। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, और सेल्स कितना है अपने को नहीं मालूम, तो सेल्स को मान लो x। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 20% ऑफ x। स्टेप बाय स्टेप बताते जाना, बोलो यहां तक क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स, और सेल्स अपने को नहीं मालूम, तो हमने कहा इसको 20% ऑफ x, सेल्स मान लिया x। बोलो यहां तक क्लियर? यस, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। इतना कर लेने के बाद, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। इतना कर लेने के बाद हम लोग अब फॉर्मूला लिखते हैं, क्या? कि सेल्स इज इक्वल टू, या ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी फॉर्मूला आपको याद रहे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ x, सेल्स कितना है? x, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,20,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1,20,000। अच्छा आई एम सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने, कि सीधा लिखा है? सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,20,000 इज इक्वल टू x माइनस 20% ऑफ x। x को हम लोग 100% ऑफ x लिख सकते हैं। पहले बताओ ये समझ में आया? 100% का मतलब होता है 100/100, तो ये 1 ही होता है। तो x का मतलब x पूरा 100% ऑफ x, तो इसको हम लोग 100% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x, मतलब दिस इज 80% ऑफ x। तो वी कैन से कि 80% ऑफ x इज इक्वल टू 1,20,000। तो इससे x कितना हो जाएगा? 1,20,000 अपॉन 80%। इसका सही जवाब हो जाएगा फिर 1,50,000। 1,50,000। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको करना होगा, जिसमें स्टेप नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिखना है। क्या लिखना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, ये लिखना सबसे ज़रूरी स्टेप है। फिर इसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिए, और जब आप फॉर्मूला में चीज़ों को पुट कर देंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अब बताओ क्या ये क्लियर है? सभी लोग बताइए, क्या ये क्लियर है? सही जवाब दिया था अभी लास्ट में कनिष्का ने दिया है, शिवानी, अंजलि, उमनी, खुशी, साक्षी, प्रियल, इन ऋषिराज का सबसे पहले सही जवाब आया था, इन सब का सही जवाब था। बाकी सारे के सारे नालायक हैं। चलो नोट कर लिया सबने? इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला जवाब सभी लोग सही सही देंगे। ये वाला जवाब सभी लोग सही सही देंगे, ध्यान से देखना।
ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 33 होल 1/3। आप समझ रहे होंगे इसमें हम क्या लिखना चाह रहे हैं, उसको सजाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दिस इज 33 होल 1/3 परसेंटेज, 33 होल 1/3 परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। दिस टाइम सेल्स इज इक्वल टू 1,20,000। या एक सेकेंड, सेल्स इज इक्वल टू 1,80,000। अब बताओ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सभी लोग जवाब दें। सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलो, एक ऑप्शन आया, ऑप्शन ए 1,35,000। और कोई आंसर आ रहा है तो बताइए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है 1,35,000। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर यही है 1,35,000। देखिए कैसे करके करना था अभी आपको सिखाते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी इक्वल टू एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी इक्वल टू एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज क्या, 33.33% ऑफ 33 होल 1/3। तो 33 होल 1/3 का मतलब होता है 33.33, 33 होल 1/3 का मतलब होता है 33.333%। आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, तो इट इज 1/3 ऑफ एक्स। दिस इज 1/3 ऑफ एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक और फॉर्मूला हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि सेल्स इज इक्वल टू क्या, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितना दिया हुआ है आपको, सेल्स दिया हुआ है 180,000, 1,80,000। दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब x प्लस 1/3x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1,80,000 इज इक्वल टू 4/3x। और इसको सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कि x इज इक्वल टू 1,35,000। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब सबको आ रहा होगा। कैन यू टेल मी द आंसर, क्या आप लोग हमको आंसर बता सकते हैं। यहां तक सबको आ गया पक्का, यहां तक सबको आ गया। अधिकतर लोग का जवाब आ रहा है, मैं ज्यूमिंग सबको आ गया है। ठीक है, चलो। सो बस एक सिंपल सी टेक्निक सीखनी थी। नाउ कैन यू टेल मी द आंसर, आपने नोट भी कर लिया होगा।
तो आगे बढ़ रहे हैं. नाउ कैन यू टेल मी द आंसर इफ दिस इज, अच्छा नोट नहीं किया है अभी आपने. आशु कोई डाउट तो नहीं है ना कि बस नोट करना बाकी है? ठीक है, 1/3 कहाँ से आया और एक को समझ में नहीं आया. ठीक है, सुनिए, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट देता है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट हमको दिया हुआ नहीं है. कॉस्ट का मतलब होता है, पहले आप समझ लो, कॉस्ट का मतलब यहाँ पे होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो नहीं दिया हुआ था उसको मान लिया x. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, 33 होल 1/3% ऑफ x. अब 33 होल 1/3 को हम लोग 33 होल 1/3 को हम लोग 1/3 कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं. 33 होल 1/3% को आप 3 इंटू 33 प्लस 1 करते हैं तो ये क्या आता है, 100 डिवाइड बाय 3%. 100 डिवाइड बाय 3%, पहले बताओ इतना आया. हंड्रेड डिवाइड बाय 3%. अब इसके बाद इस परसेंटेज को जब हम लोग नीचे लेकर के जाते हैं तो आपको मालूम होगा परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100. तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 3 इंटू 100. तो इसको हम 1/3 भी कह सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये 33.33% ऑफ कॉस्ट है, या हम कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ कॉस्ट है. ये एक ही बात है. जैसे हम किसी चीज़ को अगर हम कहें कि 20% है किसी चीज़ का, जैसे 100 रुपये में 20% है, या हम कहें कि वो 20/100 मतलब ये 1/5 है, इट इज़ वन एंड द सेम. ये सेम बात हो गई. तो हम वैसे ही करके 33 होल 1/3% को 1/3 करके भी कह सकते हैं. ठीक है, बोलो क्लियर. अब दोनों के डाउट्स क्लियर. फिर हमने इसको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर दिया. ओके, ठीक, बढ़िया, सबको क्लियर. चलो एक और सवाल. हम आपसे पूछ रहे थे एक और क्वेश्चन. चलो एक और फ्रेश क्वेश्चन हम आपके लिए लिख देते हैं. इसको आप सॉल्व करके बताना आया कि नहीं आया. say for example if I say कि sales is equal to 100,000 and gross loss is equal to 25% ऑफ सेल्स. तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा. एवरीबडी प्लीज आंसर एंड आंसर इट फास्ट. ग्रॉस लॉस 25% ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा. ओके, ठीक है, सबका सही जवाब आ रहा है. देखो इस बार एक्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपको क्या दिया हुआ है, 25% ऑफ सेल्स. और क्या अपने को सेल्स दिया हुआ है, हाँ जी, अपने को सेल्स दिया हुआ है 1 लाख. तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, 25% ऑफ 1 लाख. और 25% ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 25,000. सो दिस बिकम्स वेरी इजी.
सेल्स हो गया 1 लाख, लॉस हो गया 25,000, सेल्स हो गया 1 लाख, लॉस हो गया 25,000। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट अगर लॉस है तो हम कहेंगे कि ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इस बार कॉस्ट बड़ा होता है तो इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स। तो इस बार हमको लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 25,000, तो 25,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स, माइनस सेल्स। तो सेल्स कितना है, सेल्स है अपना 1 लाख, सेल्स है अपना 1 लाख। तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, बोलो क्लियर सबको? ठीक है, एक टॉपिक अभी हमने कवर अप किया, एक टॉपिक अभी हमने कवर अप किया। अब चलो एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, एक और क्वेश्चन अभी आपको कराते हैं। सुनिए, अब हम आपको कराने वाले हैं बेस्ड अपॉन मैनेजर कमीशन। तो अगर हम कहें कि कोई कमीशन हम पे करते हैं आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, कोई कमीशन अगर हम पे करते हैं आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, जैसे अगर हमने कहा अपने मैनेजर से कि भाई तुम मेहनत करो पूरा बिजनेस में, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हम आपको दे देंगे, तो उसको कैसे करके पे करते हैं इसके बारे में अब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सो से फॉर एग्जाम्पल, say for example my profit before commission, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब अभी हमने इसमें से कोई कमीशन नहीं दिया है, दिस इज इक्वल टू 90,000, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू 90,000। फिर हमने आपसे कहा कि माई कमीशन इज इक्वल टू, my commission is equal to 10%, my commission is equal to 10% of net profits before of net profit। अब इसके बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी, बिफोर कमीशन या फिर आफ्टर कमीशन, आपको दो चीज़ें मिलेंगी, बिफोर कमीशन या आफ्टर कमीशन। तो से फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा, अच्छा इस सवाल को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस सवाल को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो आई विल मेक इट 2,20,000। हाँ, अब इसमें आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक में हमने आपसे कहा कि दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इट इज़ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो इसके लिए हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग कहेंगे कि कमीशन विल बी इक्वल टू 10%, 10%। अब 10% ऑफ क्या, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना, 2,20,000, 2,20,000। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 22,000, 22,000। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन, जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 2,20,000, 2,20,000 माइनस 22,000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 1,98,000। ठीक है, ओके, सो दिस इज वेरी इजी। बट अगर हम कहें with the same question कि if it is 10% of net profit after commission, it is 10% of net profit
आफ्टर कमीशन, मतलब 2,20,000 का 10% नहीं देना है, 2,20,000 में कमीशन घटाने के बाद जो आएगा उसका 10% देना है। 2,20,000 में कमीशन घटाने के बाद जो आएगा उसका 10% देना है। तो यस, उस केस में हम लोग 10 डिवाइड बाय 110 कर लेंगे, बट इसको याद करने की जगह हम लोग वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हम मान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा इसका करने का तरीका क्या है। इस बार हम मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा हमको उसी का 10% देना है। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को आप मान लो x, तो फिर जो कमीशन होगी ये इस आफ्टर कमीशन वाले प्रॉफिट का 10% है। तो कमीशन कितना हो जाएगा अब 10% ऑफ x। हमने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को x मान लिया क्योंकि इसी का हमको कमीशन देना था, और हमने कमीशन को कितना मान लिया 10% इसका। क्यों हमने इस बार डायरेक्टली 2,20,000 का 10% नहीं निकाला, क्योंकि इसका नहीं, कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमको कमीशन देना है। तो कमीशन पहले निकाले ही नहीं तो कहाँ से हम फिर निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा। तो हमने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को माना x, तो कमीशन कितना है 10% ऑफ x। अब देखो ये कमीशन और ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जोड़ करके यही ना 2,20,000 आएगा। तो हम कह सकते हैं, अब हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं कि x प्लस 10% ऑफ x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 2,20,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 110%। 110% का मतलब होता है 110 डिवाइड बाय 100। 110% ऑफ x इज इक्वल टू 220,000। अब ये मत पूछेगा कि 110% कैसे आया, हमने सिखाया था x का मतलब 100% ऑफ x, 100% प्लस 10% का मतलब हो गया 110%। तो इसको सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, नीचे आ जाएगा 110%, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 200,000, 2 लाख रुपए। ये दो एग्जाम्पल्स हमने आपको कराए जिसमें हमने बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है। ये बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। बताइए इसमें कोई डाउट है? तो अब बताइए कमीशन कितना हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा इसका 10%, मतलब 10% का कितना हो गया 10% हो गया। अब ये जो हमारा कमीशन है ये हो गया 10% ऑफ, कितना निकाला हमने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 200,000, मतलब 2 लाख। तो ये कितना हो जाएगा 20,000। बोलिए इसमें कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। चलो एक फाइनल टॉपिक के ऊपर, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है ना? ये आप लोगों ने नोट कर लिया? इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसको नोट कर लीजिए। चलो अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक और फाइनल टॉपिक आपको सिखा रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि जो क्लोजिंग डेटर्स हैं, जो क्लोजिंग डेटर्स हैं
वो है 100,000 मतलब 1,00,000 रुपए के। आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है इक्वल टू 5%, और आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है इक्वल टू 2%। तो ये बताइए कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेटर्स शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फाइनली कितने डेटर्स जाएंगे। हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि डेटर्स जो आपको ओपनिंग दिए हुए हैं उसमें से आपको माइनस करनी है दो चीज़ें। वो प्रोविज़न जो आपने बना दिया फॉर बैड डेब्ट्स, ये बड़े डेट्स नहीं है, दिस इज प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, और इसके बाद आपको उसमें माइनस करना है जो प्रोविज़न है ऑन डिस्काउंट। तो ये बताइए कितना आएगा ये। एक आंसर आ गया मेरे पास 93, दूसरा आंसर आ गया 93, तीसरा आंसर आया 93,100, कोई और भी इसका आंसर देना चाहेगा। नाइन्टी थ्री 93,100, ओके ठीक है। तो देखिए डेटर्स कितने थे अपने पास, डेटर्स थे 1,00,000 रुपए के। इसमें से सबसे पहले आप घटाएंगे जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, इसमें से सबसे पहले आप घटाएंगे जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है 5%। तो 5% आप इसका घटा दीजिए, कितना बचेगा 5,000। भैया जब बैड डेब्ट मान लिया हमने आपको, जब मैंने 5,000 का बैड डेब्ट मान लिया तो इस 5,000 के ऊपर डिस्काउंट थोड़ी देंगे। जब 5,000 का बैड डेब्ट हो गया तो 5,000 के ऊपर डिस्काउंट थोड़ी होगा। तो इसलिए जो डिस्काउंट जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट घटाने के बाद है, अब आंसर बदल रहे हैं आप लोग, चीटिंग है, ये चीटिंग कर रहे हैं आप लोग। माइनस करेंगे अब इसके अंदर में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, माइनस करेंगे अब इसके अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और अब ये 2% किसका होगा, ये 2% होगा 95,000। हम तो पहली बार बताए हैं सर, ठीक है, अच्छा ओके वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 93,100। यह आंसर हो जाएगा 93,100। क्या आपको लग रहा है कि सर ऐसे कुछ टॉपिक्स तो सर अपने पहले भी पढ़ते थे बस याद नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी। हम आपसे फिर से कहेंगे, हम आपको सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं ऐसा नहीं है, बट हम आपको एक सही राह दिखा दे रहे हैं। फिर अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए आपको खुद को भी बहुत मज़ा आएगा। आपको खुद लगेगा कि नहीं हमने ये चीज़ सही की, हमने अच्छा किया, हम अपने बेसिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। बीकॉम में पढ़ाई नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। आपको लगता है बीकॉम में जा कर के ग्रेजुएशन करने के दौरान हम पढ़ाई कर लेंगे, तो बीकॉम में ऐसा कोई बहुत पढ़ाई नहीं है। फर्स्ट ईयर तो इतना आसान है कि आपको क्लास 11 से भी ज़्यादा आसान लगेगा। तो बहुत आसान है चीज़ें, बस आपको इंश्योर ये करना है कि आपके बेसिक्स अच्छे हों, ठीक है। और हाँ, एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ज़रूर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो आप कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसका सही आंसर आया था वो आया था कनिष्का, आरोही, वर्षा, साक्षी, देन खुशी एंड वान्या। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर फॉर इट। किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं और सबने आंसर नोट कर लिया।
ओके चलो अब सुनो ध्यान से। एक चीज पहले आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मटेरियल है, हमने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एक मैसेज डाला था। हम आपके साथ में पार्ट बाय पार्ट करके चीज़ों को शेयर कर रहे थे, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब भी एक चीज़ें ओपन होती हैं, लॉकडाउन ओपन होता है, हम आपको पूरी कॉपी फिर सर्कुलेट कर देते। बट अब हम आपके साथ में पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी शेयर करने वाले हैं। पूरी की पूरी बुक एक साथ हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं अपने वेबसाइट पर। बट उसको वेबसाइट में अपडेट होने में 102 दिन का समय लगेगा। तो हम आपके साथ में पूरी की पूरी चीज़ें शेयर कर लेंगे। तो आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं कि आपको एक एक करके चैप्टर का हैंडआउट अपने पास में अरेंज रखना पड़ता है क्लास से पहले, वो सारी दिक्कतें, वो सारी समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। ठीक है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आपको एकदम सीमलेसली प्रोवाइड कराया जा सके, आपके ऐप पर चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट की जा सके। बट सडनली ऐप पर कुछ चीज़ें ऐप पर कुछ चीज़ें फॉल्ट हो गई, सर्वर्स में कुछ इशू आ गए, इस वजह से असाइनमेंट आपको टाइमली नहीं मिल पाए। बट स्टिल वी हैव ट्राइड द बेस्ट। हमने आपको जितना ग्रुप पे सर्कुलेट करा सके उतना हमने आपको ग्रुप पे सर्कुलेट कराया है। मोर ओवर हम आपको पूरी किताब एक साथ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ऑन आवर वेबसाइट, जिसके थ्रू आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। सो ये चीज़ें अब हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर में और आपको पूरा का पूरा मटेरियल एक साथ एक्सेस करने को मिल जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग अब ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास में सभी लोग 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। मेरे पास में आपके लिए कुछ और भी बहुत बेहतर है, कुछ और भी बहुत बेहतर है आज मेरे पास में आपके लिए। हमने आपके लिए ईयर बाय ईयर चीज़ों को मार्कआउट करके रखा हुआ है कि कौन से साल में इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल आया था। तो अगर आप सभी लोग एकदम एक्टिव हैं तो हम लोग फटाफट इन अराउंड 20 to 25 मिनट्स कुछ 15 से 20 सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये सब के सब आपके BHU के पास एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हैं? तो हम आपको आपके BHU के कुछ पास एग्जाम के ही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोग कितना कर पा रहे हैं। एवरीबडी रेडी? और हम चाहते हैं कि हर कोई आंसर करे, एवरीबडी शुड आंसर इट। ये वो टाइम है कि आप अपने आप को चेक कर लें, ये वो टाइम है कि अब आप अपने आप को चेक कर लें। सो एवरीबडी यू विल हैव टू आंसर। सबसे पहले हम लोग के सामने ये पेपर है 2018 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 105 और 108 थे इस चैप्टर से। आइए देखिए, ध्यान से देखिए। ये सवाल थोड़ा लाइट है, प्रिंटिंग थोड़ी डल है, बट इसको आप ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपको? गिवन दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, आपको जीपी रेशियो दिया हुआ है, जीपी रेशियो दिया हुआ है। क्या आपको मालूम है कि जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी रेशियो इज इक्वल टू, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100%। तो इट इज 25% ऑफ क्या? इट इज 25% ऑफ सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 12%, मतलब क्या? 12% ऑफ सेल्स। और आपको सेल्स दी हुई है 21,600, दिस इज 21,600, ये सेल्स है आपकी। तो अब ये बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? एवरीबडी प्लीज आंसर कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, नेट प्रॉफिट इज 12%,
सेल्स इज 21,600। आपको बताना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, और हम सारे पार्टिसिपेंट्स का आंसर देखना चाहते हैं। एवरीबडी हैज टू आंसर दिस। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग भी अपना अपना आंसर फ्रेम करें और उसके बाद चेक करें। कम ऑन फास्ट। प्रियल का आंसर आया है, अब सही है कि गलत है लास्ट में चेक करेंगे। आप अपने कॉपी में नोटिंग भी कर सकते हैं। ये साल 2018 का क्वेश्चन नंबर 105 है। साल 2018 का क्वेश्चन नंबर 105 है। फिर एक आंसर और आया। कम ऑन स्टूडेंट्स फास्ट। अब जो भी आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ओके ठीक है। यस, many of you are correct, some of you are wrong. Many of you are correct, some of you are wrong. The correct answer is 16,200. The correct answer is 16,200. Gross profit at 25% of sales, तो it is 25% of 21,600। तो 21,600 का 25% हमने जब निकाला तो it will come to 5,400। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा? इट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या? 21,600 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 5,400 इक्वल टू 16,200। नोट इट डाउन वेरी फास्ट। देखो हम रुकने नहीं वाले हैं, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये था सवाल नंबर 105 साल 2018। आपको पेपर डाउनलोड करने का तरीका भी हम सिखा देंगे, या पेपर भी अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, बट आप साल के साथ में क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए। हेडिंग दे दीजिए ऊपर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। जब एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो एक नई कॉपी के साथ में बैठिएगा। कल से इनफैक्ट एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, अनाउंसमेंट हम ग्रुप पे डाल देंगे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। सुनिधि's ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिस्काउंट रिसीव्ड है 1200। सोच लो डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में जाता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स रुपीज 1800। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट रुपीज 1600। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो पहले से है दैट इज 1800, एंड यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट रुपीज 1600। ये सवाल कुछ हमको ठीक नहीं लगा, ये सवाल हमको कुछ ठीक नहीं लगा।
चलो आप लोग ने ट्राई किया है, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, सुनो, सुने ध्यान से। आपको करने का तरीका बताते हैं। एक्चुअली सवाल बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं था, बट आपको इसका तरीका बताते हैं। सुनिएगा, आप सभी लोगों ने ट्राई किया, आई एम वेरी हैप्पी। सुनिएगा, एक दूसरे तरीके से डेटर्स के लिए भी पूछा जा सकता है। हमको क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होता है, हमको क्रेडिटर्स से डिस्काउंट रिसीव होता है। तो क्रेडिटर से जो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, वी कैन से दैट इज, जो क्रेडिटर से हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, दैट इज अ इनकम फॉर अस, वो हमारे लिए एक इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज 1200, इतना हमको डिस्काउंट इस साल रिसीव हो गया है। लेकिन हमने प्रोविजन कितने का बना करके रखा था? प्रोविजन हमने बना करके रखा था 1800 का। अब देखो, हमने जो प्रोविजन बना करके रखा था वो था 1800 का, लेकिन जो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो हुआ है 1200। तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है हम सबसे पहले उसको उसी प्रोविजन में से यूज़ करते हैं। जब हमको डिस्काउंट रिसीव होता है तो हम सबसे पहले उसको उसी प्रोविजन में से यूज़ करते हैं। तो हमको डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1200, लेकिन हमने प्रोविजन कितने का क्रिएट करके रखा था? हमने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था 1800 का। तो प्रोविजन जितना था वो था 1800, लेकिन इसमें से हमारा यूटिलाइज कितना हो गया? कितने का प्रोविजन हमने यूज़ कर लिया? 1200 रुपये का प्रोविजन हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि 1200 रुपये का डिस्काउंट अपने को मिल गया। तो 1800 का प्रोविजन पहले से क्रिएटेड था और 1200 का अपने को डिस्काउंट मिल गया। तो बताओ कितना क्या प्रोविजन अपने पास बचा रह गया? 600 रुपये का प्रोविजन बचा रह गया। बट हमको जो क्रिएट करना है वो कितने का है? 1600 का प्रोविजन हमको क्रिएट करना है। हमें जो प्रोविजन क्रिएट करना था, हमें जो प्रोविजन क्रिएट करना था, हमें जो प्रोविजन क्रिएट करना था वो करना था 1600 का, नहीं 2200 नहीं, 1600 का हमको प्रोविजन क्रिएट करना था। 600 रुपया अपने पास बचा रह गया। 1600 का प्रोविजन क्रिएट करना था, 600 रुपया अपने पास बचा रह गया। तो एक्स्ट्रा प्रोविजन अभी कितना क्रिएट करना है? एक्स्ट्रा प्रोविजन टू बी क्रिएटेड इज इक्वल टू कितना? 1000 रुपये का और प्रोविजन क्रिएट करना है। 1000 रुपये का और अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। सोलह सौ का प्रोविजन था और 600 रुपये। हम आपको इसके लिए एक और एग्जाम्पल लिखवाते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल आपको लिखवाते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि डेटर्स हैं अपने पास में 1,00,000 रुपए के, या चलो 10,000 रुपए के। बैड डेब्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, जो बैड डेब्ट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज इक्वल टू 800। जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था, जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था, दैट वाज इक्वल टू 1000, and you have to create a provision of 12% on debtors. Create a provision of 12% on debtors. आपको क्रिएट करना है एक प्रोविजन 12% ऑन डेटर्स। तो व्हाट इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड? अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी लोग इस सवाल को ट्राई करें तो आपका जो पिछला वाला बेसिक है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
सभी लोग प्लीज़ इस सवाल को ट्राई करें इस वाले तरीके से जो कि अभी हमने आपको सिखाया, इस तरीके से आप इस वाले सवाल को भी ट्राई करें। आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास कितना प्रोविज़न है, फिर उसमें से कितना यूटिलाइज हो गया और इतना बैलेंस बचा रह गया। अब देखें कि आपको फ्रेशली कितना क्रिएट करना था और पहले से कितना है। जितना एक्स्ट्रा क्रिएट करना है वो आपका अमाउंट आ जाएगा। ये आप लोग इस वाले एग्जाम्पल का आंसर बता रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। इस वाले एग्जाम्पल का भी आंसर 1000 ही है। वेरी गुड। इस वाले एग्जाम्पल का भी आंसर 1000 ही है। देखिए कैसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका आंसर सभी लोग ध्यान से देखिए। जो हमारे पास में प्रोविजन है पहले से, दैट इज इक्वल टू 1000, माइनस कर देंगे वो जो कि बैड डेप्ट हो गया, क्योंकि उतना हमने यूटिलाइज कर लिया। कितना हमने यूटिलाइज कर लिया? 800 रुपये हमने यूटिलाइज कर लिए। इसको छोड़ करके भी 200 का हमारे पास में एक बैलेंस बच रहा है। अब हमको प्रोविजन क्रिएट कितना करना था? प्रोविजन जो हमको क्रिएट करना था वो था 12% ऑफ 10,000, मतलब कितना? 1200 रुपये का क्रिएट करना था। तो एक्स्ट्रा प्रोविजन जो हमको क्रिएट करना है, जो अब एक्स्ट्रा प्रोविजन हमको क्रिएट करना है, तो 1200 रुपये का करना था, जिसमें से 200 रुपये अभी भी बचा हुआ है, तो हमको 1000 का ही और करना है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो उतना हम इसको इसमें जोड़ देते, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारे पास में प्रोविजन बचा रह गया है 200 रुपये का, और 1200 का टोटल करना था, तो 1000 रुपये और हमको ऐड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा प्रोविजन के रूप में। इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक इसी तरीके से, बस क्योंकि ये डेटर्स के लिए था तो हमारे लिए एक लॉस था, और क्रेडिटर्स के लिए तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट और वहाँ लिखा हुआ था क्रेडिट। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ कि आप लोग को? बड़ा ही शानदार सवाल था ये। इसके थ्रू देखो हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा, हम लोगों ने एक और नया कॉन्सेप्ट सीखा। तो बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? सभी लोग बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो अभी हमने आपसे सिर्फ 2018 का पेपर डिस्कस किया है, हम आपसे बाकी साल के पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आपसे बाकी साल के पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, बट ये डिस्कस करेंगे हम आपसे आज आपका डे है आई थिंक थर्सडे, हम आपसे सैटरडे या संडे किसी भी एक क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज कल से आप लोग का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। कल से हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपके साथ में कंप्लीट शेड्यूल भी ग्रुप के ऊपर में ग्रुप में आपको दे देंगे कि आगे की अपनी शेड्यूल ऑफ क्लासेस क्या होने वाली है, तो ग्रुप पे आपको वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। कल से आपकी फाइनेंशियल मार्केट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, विच विल कंटिन्यू डेली फॉर 5 days एट द सेम टाइम। डेली 5 दिन तक, मतलब फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक फाइनेंशियल मार्केट चलेगा। अनुराग श्रीवास्तव सर विल बी टेकिंग योर क्लासेस। तो डेली 5 दिन तक अपने ये फाइनेंशियल मार्केट वाला पार्ट ही चलेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब 10:15 to 11:45 ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट की क्लासेस होंगी। ठीक है, सो इसके लिए जो नोट्स होंगे वो अगेन आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, क्लास के बाद आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। इसके कुछ स्लाइड्स होंगे जो कि आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हम आपसे किसी और एक रिमेनिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, परसों या संडे को या बाद में किसी भी एक क्लास में आपसे बचे हुए सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। बट टिल देन व्हाट यू कैन डू कि आप अपनी 11th की किताब से निकाल करके इन सब टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करिए। ये मॉड्यूल तो हम आपको जो अपनी वाली है ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इस मॉड्यूल के एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस हैं आंसर्स के साथ में हैं,
तो ये आंसर्स के साथ में जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई कर लीजिएगा जब आपको मॉड्यूल मिल जाती है विद इन 1 और 2 डेज। सो अब आपके पास में ये पूरा पाथ है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, आपको बताएं, आप लोग एक लकी पार्ट में से हैं, बिकॉज बहुत ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। अगर आपके पास में एक सही गाइडेंस है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। सो होप यू विल यूज़ द बेस्ट ऑफ अस। आप हमारा पूरा इस्तेमाल करेंगे और जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके अपने पढ़ाई करेंगे। बिकॉज एक और क्लास हमको लेनी होती है, हम यूट्यूब पे कुछ लाइव सेशंस लेते हैं, आपको मालूम है। आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम हो सकता है कि आज इसी के क्वेश्चंस को इनफैक्ट सॉल्व करें। फाइनल अकाउंट्स के हो सकता है कुछ टॉपिक को डिस्कस करें। सो फाइनल अकाउंट्स या डिप्रिसिएशन में से कोई एक टॉपिक हम पिकअप कर सकते हैं आज के अपने लाइव सेशन में, तो वो हम देख लेंगे। तो वहाँ पे भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं 12 बजे से। बट हाँ, आपको बता रहे हैं कि बहुत से लोग के पास में इतनी पूरी गाइडेंस नहीं है जितनी आपके पास में है। सो डू यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ इट। बढ़िया से पढ़िए, खूब मेहनत करिए। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू आस्क। If you have any doubts, do ask. No doubts, then thank you very much. Okay, ठीक है, ठीक है। बाय बाय।